दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स के दरवाजे नीचे से खुले क्यों होते हैं, या फिर ये कि हमारे नाखूनों पर ये सफेद से निशान क्यों पड़ जाते हैं? अच्छा दोस्तों, क्या आपने उस म्यूजिक एल्बम के बारे में सुना है जिसे स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से रिलीज किया गया था? अगर कोई आइडिया नहीं तो बने रहे अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ। इनके अलावा और भी ऐसी कमाल की फैक्टिफाइंग इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां, बिना एक भी पल की और देरी किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी मेट्रो स्टेशन, मॉल्स या फिर किसी थिएटर में जब पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया होगा तो ये नोटिस किया होगा कि इन टॉयलेट्स के दरवाजे नीचे जमीन तक नहीं होते, बल्कि वो नीचे से खुले होते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल भी उठा है कि आखिर इन पब्लिक टॉयलेट्स के दरवाजों में ये गैप क्यों रखे जाते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों बता दूं कि ये गैप सबसे पहले तो टॉयलेट्स की सफाई को आसान बनाते हैं। चूंकि पब्लिक टॉयलेट्स दिन भर बिजी रहते हैं, इसीलिए जरूरी है कि इनकी सफाई में ज्यादा टाइम ना लगे। दरवाजों और टॉयलेट्स की दीवारों के नीचे इन गैप्स के चलते एक ही तरफ से पानी या फिर किसी दूसरे क्लीनिंग एजेंट की मदद से पूरे टॉयलेट एरिया को क्लीन करना बेहद आसान हो जाता है। साथ ही पूरी तरह से बंद टॉयलेट की प्राइवेसी में कोई शख्स गलत काम जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे, इसलिए भी दरवाजों के नीचे इन गैप्स को रखा जाता है। इनके अलावा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान या फिर बच्चा अंदर टॉयलेट में फंस जाए या फिर बेहोश हो जाए तो भी ये गैप्स उनकी मदद करने के लिए एक कारगर जरिया साबित हो सकते हैं। तो कुछ समझे कि ऐसा क्यों है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के नाखूनों में ऐसे सफेद से निशान बने होते हैं, लेकिन क्या आप इनके बनने की वजह जानते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि डॉक्टर्स बताते हैं कि ये व्हाइट स्पॉट्स इंजरी से लेकर फंगल इन्फेक्शंस तक किसी भी कारण से हो सकते हैं और मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को ल्यूकोनाइकिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ग्रीक भाषा में ल्यूको का मतलब होता है सफेद और ऑनिक्स का मतलब होता है नाखून यानी कि नेल्स। दरअसल होता क्या है कि जब किसी कारणवश नाखूनों की पैराकेराटोटिक सेल लेयर में केराटोहेलाइन नाम का मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगता है, तब वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है और आमतौर पर पिंक दिखने वाले इन नाखूनों में ये व्हाइट स्पॉट से दिखने लगते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नाखूनों के ये व्हाइट स्पॉट्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। कोई ऐसा कहे तो उसे समझा जरूर देना। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में एक एल्बम रिकॉर्ड और रिलीज करके दुनिया के पहले ऐसे म्यूजिशियन बन गए हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया हो। 2015 में रिलीज हुई क्रिस की इस म्यूजिक एल्बम का नाम स्पेस सेशंस सॉन्ग्स फ्रॉम ए टिन कैन है और इसमें कुछ कवर्स के साथ साथ उनके अपने लिखे 11 ओरिजिनल सॉन्ग्स भी शामिल हैं। सिर्फ एक छोटे से गिटार और एप्पल की ऐप गराज बैंड की मदद से क्रिस ने इस पूरी एल्बम को कंपाइल किया है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि इस एल्बम की सेल से होने वाली सारी कमाई वो कनाडा के म्यूजिक स्कूल्स को चैरिटी के तौर पर डोनेट करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि डेविड बॉवी के हिट सिंगल स्पेस ऑडिटी, जिसका क्रिस ने कवर गाया है और म्यूजिक वीडियो भी बनाया है, को यूट्यूब पर अब तक लगभग 5 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टोयोटा कार को रनिंग असेंबली लाइन पर पूरा बनाने और कंप्लीट करने में सिर्फ 15 से 17 घंटे का वक्त लगता है, जिस दौरान कार की वेल्डिंग, असेंबली, पेंटिंग और इंस्पेक्शंस की जाती हैं। लेकिन वहीं एक शानदार रोल्स रॉयस कार को बनाने में 6 महीने का लंबा वक्त लगता है, क्योंकि इन कार्स को इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और टेक्नीशियंस अपने हाथों से हैंडक्राफ्ट करते हैं और इसे खरीदने वाला रईस आदमी इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी करवा सकता है। नहीं दोस्तों, फैक्ट ये नहीं था। फैक्ट तो ये है कि जहां एक टोयोटा कार की एवरेज लाइफ 15 साल ही होती है, वहीं एक रोल्स रॉयस 100 सालों तक भी बिना किसी परेशानी के शान से सड़क पर चल सकती है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। बड़ी और बेहतर चीजें करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी उतना ही बड़ा और बेहतर मिलता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60% लोग अपने पसंदीदा ब्रांड्स और कंपनीज का नाम भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते? जी हाँ, जैसे कि अधिकतर लोग नाइकी को नाइक कहते हैं और लिवाइस को लेविस। इसी कड़ी में आपको बता दूं दोस्तों कि एडिडास नहीं होता बल्कि एडिडस होता है, और शेवरोलेट नहीं शेवरोले होता है। इसी तरह शायोमी नहीं शायोमी होता है, रेनॉल्ट नहीं रेनो होता है।
दोस्तों, क्या आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्रांड है जिसका नाम लंबे समय तक गलत प्रोनाउंस करने के बाद आपको एहसास हुआ कि आप गलती कर रहे थे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में अपने उस ब्रांड के बारे में जरूर बताएं। और अगर अभी तक इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी हो जाए फैक्टिफाई। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आप 3 दोस्त 3 अलग अलग देशों में बैठकर एक साथ लंच का मजा ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी, इन तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर एक ट्राइएंगुलर टेबल है जिस पर लगी 3 सीटें इन तीनों अलग अलग देशों में स्थित है। दोस्तों, ये टेबल ज़ोबोर पार्क नाम के एक स्कल्पचर पार्क में स्थित है जिसमें 1991 में सोवियत यूनियन के आयरन कर्टेन के गिरने के बाद दुनिया भर के आर्टिस्ट्स ने अपने अपने आर्ट को प्रदर्शनी पर लगाया है। क्यों होगा ना इस टेबल पर होने वाला लंच कमाल का। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब $500 बिलियन की लागत से एक ऐसा शहर विकसित करने में लगा है जो दुनिया की पहली जीरो कार्बन सिटी बनने जा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सिटी का नाम द लाइन रखा गया है और ये इस देश के फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हब बनने वाले नियोम जोन के तहत बनाई जा रही है। सऊदी रूलर का कहना है कि इस शहर में 10 लाख लोगों को बसाया जा सकेगा और इस इको सिटी के लिए जीरो कार्स, जीरो स्ट्रीट्स और जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट रखा गया है। साथ ही इस शहर में हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा 100% क्लीन एनर्जी का ही इस्तेमाल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस शहर को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि 2030 तक इस अकेले प्रोजेक्ट के दम पर सऊदी अरब अपनी जीडीपी में सालाना $48 बिलियन ऐड करेगा और 4 लाख के करीब जॉब्स भी क्रिएट करेगा। तो क्या दोस्तों आप इस साइंस फिक्शन सिटी के बनने के बाद इसे देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की वेस्टर्न मूवीज में पिस्टल डुएल्स के सीन देखे होंगे जिसमें 2 फाइटर्स अपनी अपनी पिस्टल से अपने दुश्मन को उससे पहले शूट करने की कोशिश करते दिखाई देते थे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 1906 के ओलंपिक्स में पिस्टल डुएलिंग एक स्पोर्ट के तौर पर कंपटीशन में शामिल था, लेकिन इसमें असली अपोनेंट्स की जगह 20 और 30 मीटर की दूरी पर रखे गए प्लास्टिक डमीज पर गोली चलाने का कंपटीशन होता था। और 1908 में तो बकायदा ओलंपिक फेंसिंग एरिना में 2 मेल कॉम्पिटिटर्स के बीच ये पिस्टल डुएल्स ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इन डुएल्स में दोस्तों असली बुलेट्स की जगह रबर की बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ग्रेट टीचर्स ही ग्रेट इंडिविजुअल्स बनाते हैं, लेकिन क्या आप उस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट का नाम जानते हैं जिसने 1983 में खुद तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता ही है, लेकिन उससे भी हैरानी की बात ये है कि उनके नोबेल प्राइज जीतने से पहले उनके 2 स्टूडेंट्स भी नोबेल प्राइज जीत चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इस महान टीचर का नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और ये महान वैज्ञानिक सीवी रमन के भतीजे थे। आजीवन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाने वाले चंद्रशेखर 1940 के उस दौर में यर्किस लेबोरेटरी जॉर्जिया में काम कर रहे थे जब वो अपने एक कोर्स क्लास के लिए रोज 240 किलोमीटर का सफर तय करके शिकागो यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए आते थे। उनकी इसी मेहनत और काबिलियत के दम पर उनके इस क्लास के 2 स्टूडेंट्स संगडाओ ली और चेन निंग यांग को उनके परफॉर्म किए गए वू एक्सपेरिमेंट के लिए 1957 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज नवाजा गया। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके भेजे हुए अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है मास्टरमाइंड्स नाम के एक यूट्यूब हैंडल ने। इनका कहना है कि ग्रीस और बुल्गारिया के बीच एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में हम इस वाकये को इंसिडेंट एट पेट्रिच के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1925 के ग्रीक बुल्गारियन क्राइसिस की। दरअसल हुआ क्या था कि पेट्रिच मैसेडोनिया के उस इलाके में पड़ता है जिसके कंट्रोल को लेकर ग्रीस और बुल्गारिया में कई सालों से तनातनी चली हुई थी। लेकिन एक दिन अपने कुत्ते के पीछे भागता हुआ एक ग्रीक सोल्जर जब बॉर्डर पार कर गया, तब बुल्गारिया के बॉर्डर पर तैनात संतरियों ने इस ग्रीक सोल्जर को गोली मार दी। बुल्गारिया ने अपनी इस गलती को माना, लेकिन ग्रीस ने उसे अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 48 घंटे में वो दोषियों को सजा नहीं देता तो वो बुल्गारिया पर हमला कर देगा। बुल्गारिया द्वारा इस तरफ कोई भी कदम न उठाने की एवज में ग्रीस ने पेट्रिच कस्बे पर हमला कर दिया। यूनाइटेड नेशन से पहले जो लीग काउंसिल हुआ करती थी, उसके इंटरवेंशन के बाद इस जंग को रोका गया और ग्रीस को बुल्गारिया को 45,000 पाउंड का हर्जाना भरना पड़ा। दोस्तों, एक कुत्ते के बॉर्डर पार करने पर शुरू हुई इस जंग का किस्सा वाकई में कमाल का है
और ये इतिहास में वॉर ऑफ द स्ट्रे डॉग के नाम से भी मशहूर हुआ। और दोस्तों इसी के साथ अब खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में, लेकिन तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।